Hello guys, welcome to Art Education. Today I am going to discuss about some questions related to the ICAR SRF 2022 क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर मैंने खुद दिया था। तो आपको पता ही होगा जैसे कि ICAR SRF का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कभी भी इंटरनेट पे अपलोड नहीं होता है। तो चूंकि मैंने क्वेश्चन पेपर खुद दिया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना 8 to 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है जिससे कि आपको पैटर्न का पता चल सके। यहाँ पे मैंने 8 to 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि मुझे थोड़े इजी भी थे और मॉडरेट लेवल के हैं। तो सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर दोज क्वेश्चंस। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। You can see the first question. Which of the following mechanism will remove the uracil and incorporate the correct ways? सो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कि जो यूरेसिल होता है, अगर कोई डीएनए है, आपको पता चल रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा गया है, डीएनए की गड़बड़ में। अब बात आती है डीएनए की गड़बड़ कैसे होती है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। तो जब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है तो आपको पता ही होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है। तो जब कोई डीएनए में गड़बड़ हो जाती है, मीन्स कोई मिसमैच पेयर हो जाता है, या फिर यूरेसिल सपोज ए के साथ टी आना है लेकिन ए के साथ जी आ गया, या फिर ए के साथ यू आ गया, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वी हैव टू रिमूव द बेस पेयर। व्हेन वी हैव टू रिमूव, देन इसके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर कोई न्यूक्लियो कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में डैमेज हुआ है तो उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर से। अगर दोनों ही स्टैंड में डैमेज हुआ है तो उसके लिए हम डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर, और वी कैन से इट इज़ रिकॉम्बिनेशन रिपेयर होता है, एंड देन मिसमैच रिपेयर भी होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर क्या होगा, बेस एक्सीजन रिपेयर। बेस एक्सीजन रिपेयर क्यों होगा, क्योंकि सिंपली हमको वी हैव टू रिमूव द वेस एंड वी हैव टू ऐड अदर वेस। ओके, so right answer will be here base excision repair. So answer will be 4 here, and these are the types of the damage repair. First one is the direct repair, then excision repair. excision repair में ही आता है एक तो बेस आता है, दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। Okay, so these are the basically DNA damage repair, and it's very important for the every exam like CSI net as well as the ICRF as well as the JRF. So the basically molecular biology is very important unit for all the biotechnology exams. So next question is here. Match the list first with the list second. So we have to match these plant hormones. This question is from the plant physiology. So we have to match. तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो जो इसमें से हमें जो हमें ऑप्शंस क्लियर हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन के बारे में पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, या फिर हमें जिब्रेलिन के बारे में पता है, जिसके बारे में हमें एक्चुअल में पता है उसको हम मैच करेंगे, और जिसके बारे में नहीं पता है उसको हम बाद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ऑक्सीजन के बारे में पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ प्री मेच्योर ड्रॉप ऑफ द फ्रूट्स। मीन्स क्या करता है, जब तक फ्रूट्स मेच्योर नहीं हो जाता तब तक ऑक्सीजन ड्रॉपिंग को प्रमोट नहीं करता है। तो जो एक ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, और ऐसे ऑप्शन हमको मिल रहे हैं फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे पता है, तो वो पता है मुझे साइटोकाइनिन के बारे में। और जो साइटोकाइनिन होता है उसको मुझे पता है कि वो क्या करवाता है, सेनेसेंस में डिले करवाता है। सेनेसेंस में डिले का सिंपल सा मतलब है कि अगर प्लांट में कोई भी प्लांट है या फिर लीव्स है, उसमें क्या आ रहा है, जैसे बुढ़ापा आ रहा है, एजिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है, मतलब डिले कर रहा है, तो वो क्या होता है, वो किसका है, साइटोकाइनिन का। अब साइटोकाइनिन फोर्थ डिले इन सेंस, मैंने ठीक है ये तो मुझे पता है, लेकिन आप देखो कि फर्स्ट और थर्ड में दोनों में ही फोर्थ दिया हुआ है। जब दोनों में ही फोर्थ दिया हुआ तो मुझे कोई और ऑप्शन चुनना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं जिब्रालिन की तरफ। इनसे पूछते हैं, ज़रा आप अपना काम बता दीजिए जिससे कि हमारे ऑप्शन सही सही मैच कर जाएं। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि शायद 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 क्या होता है, मेरा फर्स्ट होता है, हाइपोनेस्टी ऑफ लीव्स होती है। अगर आपको नहीं पता है, देखो फोर्थ भी और थर्ड भी हो सकता है, लेकिन थर्ड मुझे पता है क्योंकि आपको पता होगा इथिलीन जो होता है वो राइपनिंग के लिए प्रमोट करता है, और ये जो एंजाइम होता है ना, क्लोरोफाइलेज, क्लोरोफिल को कम करेगा, डिक्रीज करता है।
मीन्स एक्टिविटी को जब इंक्रीज करेगा, क्लोरोफाइलेज एंजाइम जब एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा तो क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होगा। जब ये डिग्रेडेशन होगा तो क्लोरोफिल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जब क्लोरोफिल कम होता, जो प्लांट जो फ्रूट्स होगा वो क्या हो जाएगा, राइपनिंग की तरफ प्रमोट होगा। तो जो इथिलीन का फंक्शन है वो क्या हो जाए, क्लोरोफिल। मीन्स डी का क्या होगा, थर्ड। अब जब हम डी के थर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन मिलता है ओनली एंड ओनली थर्ड। सो राइट आंसर विल बी हियर थर्ड। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो हमने बात किया था फाइनल जो बच्चा हुआ कौन सा हुआ, सी का फोर्थ। अगर हम बात करें सी का फोर्थ साइटोकाइनिन, दैट इज ये तो हमने मैच कर लिया था। बी का फर्स्ट, जिब्रेलिन हाइपोनेस्टी ऑफ द लीव्स। तो यहाँ पे हाइपोनेस्टी ऑफ द लीव्स, हाइपोनेस्टी का मतलब क्या होता है, सपोज सिंपल ये क्या है, हाइपोनेस्टी का मतलब क्या है कि जब रेट ज़्यादा हो जाए किस चीज़ की, जैसे कोई लीव्स है। अब लीव्स में क्या होता है, दो पोर्शन होते हैं, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं एवेक्सियल। सपोज ये लीफ पोर्शन है, लीफ है, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, एवेक्सियल, और ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं एडेक्सियल। तो जब एवेक्सियल पोर्शन का जो लोअर पोर्शन होता है उसका जो हायर रेट है, मीन्स जो अपवर्ड मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू लोअर रोड, एज कम्पेयर टू अपर, दैट इज एडेक्सियल साइड, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोनेस्टी कंडीशन। सो यू कैन सी हियर, this is the condition of the hyponesty and this is the condition of epinesty and this is the condition of normal leaf. Okay, so moving to the next slide. Which of the following statement is not a true about the telomerase? So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप अगर आपको लॉजिक पता है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि जो टीलोमरेज होता है उसके पास राइबोजाइम होता है, इसके अलावा क्या होता है टीलोमरेज, उसके पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी होती है। टीलोमरेज करते क्या है, जब आपको पता होगा, जब एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है ना, उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए में तो क्या होता है कि सपोज कोई रेप्लिकेशन हुआ, फिर लास्ट में जब प्राइमर हट जाता है तो गैप हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, तब हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, टीलोमरेज का यूज़ करते हैं। तो टीलोमरेज क्या करते हैं, इट सॉल्व द एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टीलोमरेज कंटेन्स राइबोसोम, तो ये करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमको पूछा है नॉट ट्रू, यू हैव टू रिमेंबर इट एंड यू हैव टू केयरफुली, you have to solve carefully because it's very important. Not true, only, always, we have to carefully see these terms, that is only words as well as the always words as well as the not true, not correct. Okay, so this is the correct option. टीलोमरेज एक्टिविटी डिक्रीजेज सेल एज, जैसा कि हमको पता है कि टीलोमरेज जो होते हैं, जितने स्ट्रांग हमारे टीलोमरेज होते हैं तो क्या होता है, एज हमारी उतनी ही कम दिखती है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी एजिंग, जैसी टीलोमेरेज की एक्टिविटी क्या होती है, घटती जाती है, तो क्या होता है, एजिंग का प्रोसेस आता जाता है। ठीक है, तो आपकी वो एजिंग को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको मीन्स अगर आपको एज कम एज में दिखना है तो आप अपनी टीलोमरेज की एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करके रखें। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, टीलोमरेज सिंथेसिस रिक्वायर्स, सो दैट वी कैन से हियर दैट इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, telomerase synthesis require 3 prime end of the chromosome primer. Telomerase synthesis require 3 prime end of the chromosome as a primer proceeds in the 5 prime to 3 prime direction. ये भी करेक्ट है, जैसा कि आपको पता ही होगा, जब पीसीआर चलता है या फिर हम कहीं भी प्राइमर ऐड करते हैं तो चूँकि प्राइमर की डायरेक्शन जो होती है वो कैसी होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। सिंथेसिस किधर होगी, सिंथेसिस जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होती है, तो प्राइमर की डायरेक्शन जो होगी कैसी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो किस पे ऐड करेंगे, 3 प्राइम पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमर सपोज हमने ऐड किया, 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके, सपोज दिस इज द डीएनए, दिस इज द स्ट्रैंड। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्राइमर है उसकी सिंथेसिस जो होगी वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, 3 प्राइम। तो जो कहने का मतलब है, हमने कहाँ पे ऐड किया, 3 प्राइम एंड पे ऐड किया। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली करेक्ट। सो अब नॉट करेक्ट बात आती है, तो यहाँ पे हम नॉट करेक्ट की अब नेक्स्ट ऑप्शन यू कैन सी टीलोमरेज सिंथेसिस रिक्वायर्स
5 prime end of the chromosome as the primer proceeds in the 3 prime to 5 prime direction. ओके, तो देखो ये जो सेंटेंस है, ये दोनों ही सेंटेंस आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ इन सेंटेंस की, इन दोनों सेंटेंसेस की, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, दिस एंड दिस वन, तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। अब जब इन दोनों में से कोई एक सही होगा तो ऑब्वियसली दूसरा वाला गलत ही होगा। सो फर्स्ट इट इज राइट, मीन्स हमें दोनों ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन लाइक दिस ओनली। ओके, तो हमें दोनों ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों जो है वो कंट्राडिक्टरी सेंटेंसेस हैं। सो अगर दोनों कंट्राडिक्टरी सेंटेंस है तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन सही होगा और इन्हीं में से कोई गलत होगा। तो जब हमने इसको सही कर दिया तो ऑब्वियसली लास्ट वाला गलत ही है। सो आंसर विल बी फोर्थ। ओके, आंसर विल बी हियर फोर्थ। Moving to the next slide, so you can see here answer is the fourth, and this is the information you can read properly. And this information I have taken, that is research paper biomedical sciences. Okay, moving to the next slide, that is next question. Given below are the two statements. One is labeled assertion A and other is labeled reason R. So basically, this type of the question is very really important, because ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लिटरली में आपको आते भी होते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम दोनों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और हम दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये एनालाइज करते हैं कि यार ये तो सही है। बट ऐसा कभी भी हमें एक्सेप्शन रीजन क्वेश्चन को ऐसे हमें कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें से असर्शन को पढ़ना है। हमने असर्शन को पढ़ा, लेकिन वो असर्शन कैसे पढ़ना है, बिना रीज़न देखे हुए ही पढ़ना है। जब हम ऐसे क्वेश्चन को बिना रीज़न देखे हुए पढ़ेंगे, फिर हमको जब हमने असर्शन पढ़ा, फिर असर्शन के अकॉर्डिंग हमको रीज़न सोचना है कि अगर ये स्टेटमेंट असर्शन है तो इसका रीज़न क्या होगा। सपोज़ कि मैंने असर्शन को पढ़ा, ट्रिप्टोफैन इज़ द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IA इन द प्लांट्स। ठीक है, अब ये ट्रिप्टोफैन होता है किसका प्रिकर्सर, इंडोल एसिटिक एसिड का। जो कि ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर है, तो इसका जो रीज़न है वो हमें अपने दिमाग में सोचना है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो बेसिकली इसका रीज़न यही हो सकता है कि प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है कि जिससे ओरिजिनेट हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं जिससे सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में रीज़न में सिंथेसिस जैसा कोई या फिर ओरिजिन जैसा कोई सेंटेंस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन ए। और अगर नहीं है तो हम उसको मीन्स नॉट करेक्ट में डालेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे सोचोगे तो इसका रीज़न सही निकलेगा और आप इसको करेक्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रीज़न है वो लिखा हुआ है, टीबा इनहिबिट्स पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड कॉल्ड एंटी ऑक्सीजन। टीबा आपको पता ही होगा, दैट इज 2,3,5 ट्राई आयोडोबेंजोइक एसिड। ओके, और ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन में जो पोलर ट्रांसपोर्ट चलता है पिन प्रोटीन्स के थ्रू, तो उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ओके, तो ये तो सही है देखो, लेकिन ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जैसा हमने सोचा था कि किसी से, क्योंकि प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन, तो सिंथेसिस किससे होगा, ट्रिप्टोफैन से। ओके, मीन्स उसी से रिलेटेड पाथवे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मतलब देखो, इन्फॉर्मेशन तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, लेकिन ये जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि रीज़न है ही नहीं उसका। तो लॉजिकली दोनों करेक्ट है, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन ए। सो बेसिकली यहाँ पे आप ऑप्शन जब चाहेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी हियर, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसा तो गलत है, ऐसा तो है ही नहीं कुछ भी। बोथ, देन सेकेंड ऑप्शन विल बी ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, जैसा कि हमने सोचा। और नेक्स्ट ऑप्शन आप लोग को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ए इज़ द करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। तो ए तो करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, हमें पता है। ए इज़ नॉट करेक्ट, तो ये तो गलत ही है। तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी, सेकंड। ठीक है, सो आंसर इज हियर सेकंड, यू कैन मैच योर आंसर। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, so next question is here, given below are two statement, one is labeled assertion and other is labeled reason। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया अभी। सो assertion is here given that enzyme becomes inactive at the below minimum temperature। ठीक है, अब आपने assertion पढ़ लिया,
अब आपको सोचना है कि जब लो टेम्परेचर में एंजाइम होता है तो उसकी एक्टिविटी कम इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम किसका आता है, फ्रीजिंग का। ठीक है, बट आपको ये भी सोचना है कि अगर एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मीन्स अगर हायर टेम्परेचर में रख दिया जाए तो क्या होता है कि डीनेचुरेशन हो जाता है। जब आप दोनों ही चीज़ें सोचेंगे तो आपको आंसर पक्का निकलेगा। अब ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि मिनिमम टेम्परेचर है, तो अगर मिनिमम टेम्परेचर है तो जो रीज़न होना चाहिए वो कहीं ना कहीं फ्रीजिंग के बारे में होना चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू read the reason. Okay, when we are going to read the reason, the inactivity of enzyme is due to denaturation. So you can see here it यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर बोल रहा है और इसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डीनेचुरेशन हो गया। भाई इनको बताओ कि मिनिमम टेम्परेचर में डीनेचुरेशन नहीं होता है, जब हायर टेम्परेचर में एंजाइम को रखते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। ओके, सो ए इज़ द करेक्ट बट बी इज़ द फॉल्स, मीन्स बी तो करेक्ट ही नहीं है, तो रीज़न की तो बात ही नहीं आती कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहाँ पे जब व्हेन यू विल रीड द ऑप्शंस बोथ ए आर करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये तो गलत हो गया। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत हो गया क्योंकि रीज़न तो बाद में आर करेक्ट ही नहीं है। सो राइट आंसर विल बी हियर थर्ड, ए इज़ द करेक्ट, आर इज़ द नॉट करेक्ट, सो राइट आंसर विल बी थर्ड। ओके, आंसर विल बी ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, सो यू कैन सी हियर आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, ओके, सो प्लीज चेक इट एंड प्लीज करेक्ट इट इज आंसर विल बी हियर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड वाज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मस्टर्ड वैरायटी दैट इज पूछा जय किशन, पूछा जाए। सो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो और अगर आपको नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये कोई सोचने वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, योर ऑप्शंस आर सोमोक्लोन वेरिएशंस, एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, बायोकन्वर्जन। सो बेसिकली इट इज़ द वैरायटी ऑफ मस्टर्ड एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक दैट इज सोमाक्लोनल वेरिएशंस। सोमाक्लोन वेरिएशंस तो पता ही होगा आपको, सोमाक्लोन्स क्या होते हैं, जब हम किसी भी एक्सप्लांट से क्लोन्स डिवेलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक, सो इट इज़ कॉल्ड एज द सोमा क्लोन्स, और सोमेटिक सेल से बना दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द सोमा क्लोन्स। एंड व्हेन इट इज़ डिवेलप, वेरिएशंस क्या है उसमें, जब देखो वहाँ पे कोई जेनेटिकल वेरिएशंस नहीं आते सोमा क्लोन्स में, वेरिएशंस आते हैं तो कैसे आते हैं, इन्वायरमेंटल के थ्रू आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई स्ट्रेस है, मे बी बायोटिक स्ट्रेस है या फिर ए बायोटिक स्ट्रेस है, तो इनसे जो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं क्लोन्स में उसको बोलते हैं हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड आंसर विल बी हियर फर्स्ट, दैट इज सोमा क्लोनल वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच, what is the mechanism that causes genomic imprinting in the genome? So basically it is the definition, that is silencing of the genes by the methylation called as the genomic imprinting। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मिथाइलेशन होगा। और जैसे कि आपको देखो एसिटाइलेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड में होता है। फास्फोराइलेशन मीन्स, एसिटाइलेशन मतलब क्या हुआ, एसिटाइल ग्रुप को ऐड करना। ठीक है, फास्फोराइलेशन पता ही होगा आपको, फास्फेट को सिंपली ऐड करना, फॉस्फेट को ऐड करना। यूबिक्विटिनेशन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ की सेल में, जब कोई चीज़ की डिग्रेडेशन होता है, किसी प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो उसमें क्या होता है, यूबिक्विटिन प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यूबिक्विटिन जो प्रोटीन होती है ना उसको ऐड कर देते हैं पॉलीयूबिक्विटिन और उसका डिग्रेडेशन करा देते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर विल बी हियर मिथाइलेशन। ठीक है, so answer will be second. So this is the answer and you can see here, you can write, you can read this information for your knowledge. Moving to the next slide, and this question is again match the pairs. So you can see the question. It is very important question about the enzymes, which is from the RDNA technology. So we are going to match here.
जैसा कि आपको यहाँ पे सिंपल इन्फॉर्मेशन मैं एक दे देती हूँ। जब कोई भी काइनेज एंजाइम होता है ना, काइनेज टर्म होता है, कोई भी अगर काइनेज टर्म होता है तो वो क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है किसी भी कंपाउंड में जिसमें ऐड को, वो क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है। मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉस्फोराइलेशन। ओके। एंड व्हेन, जब कोई भी एंजाइम फॉस्फेटेज होता है, ठीक है, कोई भी एंजाइम क्या होता है, फॉस्फेटेज। जब एंजाइम फॉस्फेटेज होता है तो वो क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करता है, किसी भी कंपाउंड से क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करता है। तो आप ये दो इन्फॉर्मेशन याद रखिए, काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है, और फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेट को रिमूव करता है। व्हेन यू रिमेंबर दीज टू बेसिक इन्फॉर्मेशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। जब यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेटेज है तो हम मैच करेंगे, क्या करना है, हमें ढूंढना है रिमूव द फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेटेज है। अब ये रिमूव द फॉस्फेट है तो यहाँ पे यू कैन सी ए का थर्ड होना चाहिए, ठीक है। ए का थर्ड पहुँच गए हम फर्स्ट ऑप्शन में, और एक ही ऑप्शन चेक करने से हमको ऑप्शन मिल रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। देन यू कैन सी द डीएनए लाइगेज। लाइगेज आपको पता है क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो ज्वाइन टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, ई का क्या होना चाहिए, फोर्थ, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देन अगर हम बात करें काइनेज की, तो काइनेज क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करता है, तो इसका होना चाहिए फिफ्थ, वी का फिफ्थ होना चाहिए। फाइनली वी विल गेट द आंसर, दैट इज फर्स्ट विल बी द आंसर। ओके। So next question is the, I think this is the last question. So match the list first with the list second. ठीक है। तो ये यहाँ पे हमको मैच करना है कौन सी अमाइनो एसिड क्या है, एसिडिक है, कौन सी बेसिक है। ओके। तो जैसे कि आपको पता होगा, देखो जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उसमें बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज लाइसिन, हिस्टडीन एंड आर्जिनिन, तीन होते हैं। तो जो लाइसिन है वो तो क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड ही है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। एंड एस्पर्टिक एसिड आपको पता ही है, एसिडिक अमाइनो एसिड है। ल्यूसिन भी क्या है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। सो आई थिंक दिस इज ऑलरेडी मैच्ड। तो ये एनडीए वाले हमको बेवकूफ़ ही बना रहे थे इस क्वेश्चन में, और ये ऑलरेडी मैच है। सो वी हैव टू मैच द लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि अगर ये पहले से मैच है तो हम इसको गलत कर दें, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी, ऑलरेडी मैच होता है फिर भी हमारे हमको चेक करने के लिए मैच करवाते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी हियर फर्स्ट। ओके, फर्स्ट आंसर विल बी हियर। So this was the last question. So friends, this was the these are the different questions which I have taken, and I think this video is helpful for you. So please hit like button and get subscribe my channel. Thank you guys. Thank you so much.